हाउ जब वो एक बच्चा था और अपनी माँ और बहन के साथ एक प्लेग्राउंड के अंदर जा रहा था, तभी अचानक से आसमान के अंदर एक दरार आ जाती है और आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनके सर पर कुछ अजीब से स्टैट्स अपीयर होने लगते हैं। जहाँ हाउ लेवल 1 पे होता है और वहीं उसकी छोटी बहन लेवल 2 पे। सारे लोग ऊपर की ओर देखते हैं क्योंकि पोर्टल से एक लेवल 55 का मोस्टर बाहर निकल रहा होता है, जो कि कुछ इंसानों को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके लैंड करते से ही पलक झपकते ही वो एक पूरे के पूरे अपार्टमेंट को अपने हाथ के सिर्फ एक स्विंग से नीचे ले आता है। फिर वो खौफनाक इंसेक्ट जैसा दिखने वाला क्रिएचर अपने कुछ मिनियंस को बुलाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को खत्म कर सके। हाउ की माँ तुरंत अपने बच्चों को लेकर सेफ जगह पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्डिंग्स का मलबा लगातार किसी स्नो की तरह गिर रहा होता है और वहीं लोगों की चीखने की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही होती है। हाउ डरा हुआ होता है कि वो मॉन्स्टर उन्हें खत्म करने के लिए आ रहा है। हाउ की माँ उसे भरोसा दिलाती है कि घबराने की कोई बात नहीं है और उससे ये प्रॉमिस मांगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन का पूरा ख्याल रखेगा। वो उसे अपनी आंखें बंद करने और बहादुर बनने को कहती है क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने वाली है। जिसके बाद वो औरत छुपना छोड़कर बाहर आती है और अपने फाइटिंग कॉस्ट्यूम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे एक गॉडेस कहकर बुलाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो इस प्लेनेट पर है। हालांकि हाउ की माँ बहुत अच्छी फाइट दे रही थी, लेकिन उसे पता होता है कि उसका करंट लेवल काफी नहीं है डीमन को हराने के लिए, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मॉन्स्टर का लक्ष्य उससे किसी आइटम को कलेक्ट करना था जिसे सील ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन के नाम से जाना जाता है। वो अपने आसपास देखती है कि उसे कोई प्लान बनाना होगा ताकि वो अपने बच्चों की रक्षा कर सके, इसलिए वो उस आइटम को डीमन के सामने शो करती है और आसमान की तरफ उड़ने लगती है। क्रिएचर उस जासे में फंस जाता है और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इस तरह उसे जीवन का सबसे बड़ा झटका मिलता है जब वो देखता है कि उसने एक बॉम्ब तैयार कर लिया है। हम देखते हैं कि इस समय हाउ अपनी आंखें खोल लेता है ताकि उस सेक्रीफाइस को देख सके जो कि उनकी माँ ने उन्हें बचाने के लिए किया है। हाउ अपनी माँ के लिए चिल्लाता है जहाँ वो अपने बच्चों को एक आखिरी बार देखती है, आंखों में आंसू लिए हुए। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा भयानक होता है कि वो सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है, लेकिन उसने पहले ही एक प्रोटेक्टिव बैरियर अपने बच्चों के आसपास कास्ट कर दिया था ताकि उन्हें उसकी चपेट में आने से रोक सके। हम देखते हैं कि इस घटना के बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हाउ अपने स्कूल में उन मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है। ये सब तब शुरू हुआ जब साल 263 एडी के अंदर स्पेस टाइम में कुछ गड़बड़ हुई, जिसने अर्थ को जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल म्यूटेशन में बदल दिया। प्लेनेट पर पोर्टल्स दिखाई देने लगे ताकि मॉन्स्टर्स अर्थ पर नुकसान पहुंचा सके। इस हालात से निपटने के लिए नेचर का जवाब ये था कि इंसान सुपर ह्यूमंस वाले क्रिएचर में बदल जाते हैं, इसलिए 5 सबसे पावरफुल लोगों ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक आर्मी को इकट्ठा किया और एक सेफ जोन बनाया ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मॉन्स्टर्स लगातार हमला करते रहे। ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद सिर्फ यही बची थी कि स्टूडेंट्स लेवल अप करें। जब क्लास खत्म होती है तब हाउ लेवल 3 पर होता है, इसलिए फंग और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि वो बंदा हाउ से सिर्फ 2 लेवल ऊपर होता है और उसे काफी परेशानी होती है कि हाउ को एक जीनियस कहा जाता है। हालांकि उसे तो सिर्फ अपने काम से काम होता है, लेकिन फंग ऑफेंसिव होने का फैसला करता है। हाउ उसके कुछ हमलों को तो डॉज कर लेता है, पर सिर्फ तब तक जब तक कि वो पंचेस उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाते। जब फंग ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करता है तब उसे बहुत बुरी तरह दीवार में किक्ड कर दिया जाता है हाउ की बहन युनफे के द्वारा, जो कि लेवल 7 पर होती है। वो बंदे अपने लीडर को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, हाउ को कोसते हुए कि वो हमेशा अपनी बहन के पीछे छुपता रहता है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो दोनों भाई बहन अपने फादर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि हाउ का 18th बर्थडे मना सके। उसके फादर अपने बेटे के सामने एक केक पेश करते हैं जो उसने अपनी वाइफ से बनाना सीखा था। हाउ अपनी और अपनी फैमिली के लिए विश मांगता है कि वो हमेशा खुश रहे और ये भी विश करता है कि वो लेवल अप करे एक स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी के साथ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पूरी जगह एकदम वाइट हो जाती है जैसे किसी ने फ्लैश मारा हो, लेकिन सच्चाई इससे काफी बुरी होती है क्योंकि एक लेवल 12 मॉन्स्टर ने उन पे हमला कर दिया था। हालांकि स्पेशल पुलिस उस पे ओपन फायर करती है, लेकिन उनकी सारी बुलेट्स बाउंस्ड ऑफ हो जाती है। मॉन्स्टर ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था जब तक कि उसने हाउ और उसकी फैमिली को पत्थर के पीछे से निकलते हुए देखा। उसके फादर छुपना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे को ऑर्डर देते हैं कि वो यहाँ से अपनी बहन के साथ भाग जाए। जिसके बाद वो आदमी फाइट के लिए सामने आता है जो कि लेवल 9 सुपर ह्यूमन होता है।
होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो काफी कमजोर होता है उस क्रिएचर को कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए। यहाँ तक कि वो उसे कंक्रीट ब्लॉक के अंदर दे मारता है, जिससे वो आगे की फाइट करने की हालत में नहीं होता। युनफे काफी गुस्सा होती है अपने फादर को इस हालत में देखकर, इसलिए वो अपनी एक मैजिकल बो को समन करती है अटैक करने के लिए, पर डीमन उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है और आगे बढ़ने से पहले उसे पूरी तरह फाइट से बाहर कर देता है। हाउ सिर्फ वहाँ खड़े होके नहीं देख सकता था, इसलिए वो आगे होने वाले हमले को ब्लॉक कर देता है और इससे पहले अपनी बहन को उनके फादर के साथ एस्केप करने के लिए कहता है। हालांकि वो अपने भाई को सपोर्ट करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस दौरान मोस्टर उसकी इंसल्ट करता है कि एक लेवल 3 उसके सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसके सीने में आर पार बुरी तरह एक छेद कर देता है और उसके बाद थोड़ा पास आता है ताकि उस लड़की से निपट सके। हालांकि हाउ में अभी भी कुछ जान बची होती है, इसलिए वो अपनी सारी ताकत को उस मोस्टर को रोकने में लगा देता है, पर उसकी कोशिश के बदले वो उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ देखने और अपनी माँ से माफी मांगने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती कि वो अपना एकलौता प्रॉमिस नहीं निभा पाया उसकी बहन को बचाने का। हालांकि तभी अचानक कहीं से एक एनर्जी ट्रेवल कर उसके पास आती है और एक सीक्रेट सिस्टम किंग ऑफ ग्लोरी अकाउंट की मदद से वो फिर से रिवाइव हो जाता है, जिससे उसमें इमेंस पावर और 10 सेकंड की इनविंसिबिलिटी आ जाती है। वो उस क्रिएचर को अपने फ्लेम अटैक्स की मदद से लगातार पीछे करने लगता है, जो कि उसे काफी बुरा डैमेज दे रहे थे। मगर जैसे उसका टाइमर खत्म होता है, वो क्रिएचर हेल्पलेस लोगों से लाइफ एनर्जी सोख कर लेवल अप कर लेता है। अब वो लेवल 15 को टच कर चुका था। हालांकि हाउ के पास कोई चांस नहीं था, फिर भी वो फाइट बैक करता है, पर तभी तुरंत वो एक लेजर ब्लास्ट का शिकार हो जाता है, जो कि उसकी हेल्थ को 1% पर ला देता है। सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसका वन टाइम अल्टीमेट मोड तैयार है वापस इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए वो उसे एक्टिवेट करता है जब मोस्टर उसे लगभग खत्म करने वाला था। अब हाउ इस समय पूरा सीरियस हो जाता है और बिल्कुल भी खेल के मूड में नहीं होता। वो एक पावरफुल फायर मूव इस्तेमाल करता है, जिससे वो क्रिएचर भी उलझन में पड़ जाता है कि इस लड़के के पास एक एम्परर रेल्म एक्सपर्ट का ऑरा कैसे है। वेल उसे उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही जलकर राख हो चुका होता है। मोस्टर को हराने की वजह से हाउ को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जो कि उसके इनर स्पेस को अनलॉक कर देता है अपग्रेड के लिए। सिस्टम उसके कुछ पॉइंट्स को उसे हील करने के लिए यूज करता है और इन्फॉर्म करता है कि वो डिवाइन साइन के जरिए चूज किया गया है। वो अब लेवल 12 पर है, हालांकि उसके स्टेट्स अभी भी लेवल 3 शो कर रहे थे। जब कभी भी वो अपने गेंड एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सिस्टम से जुड़ता था, तो इससे उसे लेवल बढ़ने में मदद मिलती थी। इन्हीं सब के बीच उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। हाउ अपनी बहन को देखने के लिए अंदर आता है, जो कि डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी अपने फादर को ठीक करने के लिए, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल पत्थर दिल होता है और पहले पेमेंट की मांग करता है। युनफे यहाँ तक कि उनका घर बेचने का ऑफर भी दे देती है, लेकिन उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उसकी तरफ हेट्रेट भरी आंखों से देखता है, यहाँ तक कि उसे अपने भाई की तरफ धक्का दे देता है। हाउ उससे कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं, वो ये संभाल लेगा। वही लेवल 10 डॉक्टर कंफ्यूज्ड होता है कि वो इतना जल्दी रिकवर कैसे हो गया बिना किसी ट्रीटमेंट के। हाउ डॉक्टर के पास जाता है ताकि उसे एक मैजिकल क्रिस्टल दे सके और आशा करता है कि ये काफी होगा उसके फादर की मेडिकल बिल्स भरने के लिए। उस आदमी को यकीन नहीं होता कि एक लेवल 3 ऐसे किसी मॉन्स्टर को हरा सकता है। ये बात अलग है कि उसने तुरंत क्रिस्टल उठा लिया और हाउ के बारे में और जानने की कोशिश करने लगा, पर हाउ कहता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके फादर को ट्रीट करने में 500,000 का खर्च होगा, जबकि इस क्रिस्टल की वैल्यू सिर्फ 200,000 है। हाउ 3 दिन का समय मांगता है, लेकिन वो लालची डॉक्टर सिर्फ 1 दिन का समय ही देता है बाकी पैसों का इंतजाम करने के लिए, वरना उनके फादर का ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा। युनफे काफी परेशान होती है कि इतने कम समय में वो इतना अमाउंट कैसे इकट्ठा करेंगे। हालांकि हाउ के पास एक प्लान होता है पैसे जमा करने का, कैंपस डंजन कंपटीशन को जीतकर, जो कि अगले दिन ही होने वाला था। उसने सुना था कि जीतने वाले को जो प्राइज मिलेगा वो काफी बड़ा होगा। युनफे काफी एक्साइटेड होती है और खुद भी पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है, पर वो कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी वो शातिर डॉक्टर उन्हें सुन रहा होता है और किसी से कांटेक्ट कर उन्हें अलर्ट करता है हाउ के अजीब बर्ताव के बारे में। हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन आ चुका होता है और स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रखे होते हैं अनाउंसमेंट को सुनने के लिए। प्रिंसिपल, जो कि लेवल 11 होता है, काफी खुश था उन्हें इस साल के विनर का प्राइज मनी बताने के लिए, जो कि 1 मिलियन रहने वाला है, थैंक्स टू हानवो ग्रुप, जिन्होंने
जिन्होंने इवेंट को स्पॉन्सर किया था। हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बेटी केयरमो वहाँ पर मौजूद होती है टैलेंट की तलाश में। वो लेवल 20 पर थी और उसे उम्मीद होती है कि 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें वो शामिल कर सके। वो एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मॉन्स्टर्स को हराने और डंजन को एक्सप्लोर कर कीमती आइटम्स और ट्रेजर को इकट्ठा करते हैं। सारे स्टूडेंट्स ये खबर सुन काफी एक्साइटेड होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हानमो ग्रुप में शामिल हो सके, जो कि बाकी हीरो ग्रुप्स के बीच में टॉप 6 पर है। हम देखते हैं कि कंपटीशन की जानकारी अनाउंस की जा रही होती है कि जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा उसे शैडो फॉरेस्ट डंजन भेजा जाएगा, जो कि जगह है लेवल 5 से लेके लेवल 15 मॉन्स्टर्स की। वो टीम बना सकते हैं पर सिर्फ 5 लोगों से ज्यादा की नहीं, और इसी के साथ वे आपस में भी कॉम्पीट कर रहे होंगे। डंजन का फाइनल बॉस एक लेवल 20 मॉन्स्टर है। पार्टिसिपेंट पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे मॉन्स्टर्स को खत्म कर। एक स्टूडेंट ये पॉइंट आउट करता है कि एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करना उन्हें आपस में भी मारने पर मजबूर कर सकता है, जो कि उससे कुछ ज्यादा ही लगता है। केयरमो उन्हें बताती है कि यही जिंदगी की सच्चाई है, सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है। वो पोर्टल ओपन करती है जो कि कंपटीशन को शुरू कर देता है, और हाउ पहला बंदा होता है जो अकेले ही उसमें एंटर करता है बिना किसी हिचकिचाहट के, जो कि सभी स्टूडेंट्स को हैरान कर देता है। ऐसा लगता है जैसे केयरमो को पहले से ही पता था कि हाव ने पिछले दिन उसके सामने आए मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो काफी क्यूरियस होती है कि आगे क्या होगा। फंकी देख गुस्से में उसका पीछा करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद मॉन्स्टर्स हाव को बुरी तरह पीट रहे होंगे। वही हाव दूसरी तरफ पहले कुछ कमजोर मॉन्स्टर्स को हराकर पॉइंट्स इकट्ठा कर चुका होता है, लेकिन उसे और ज्यादा पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स की तलाश में निकल पड़ता है। वो कुछ स्पाइडर ग्रुप का पीछा करता है जो अपने बॉस के पास लौट रहे होते हैं। तभी अचानक एक मदद की चीख उसका ध्यान भटका देती है। वो उस आवाज को फॉलो करता है जहाँ टीन हवा में लटकी हुई कुछ रेड मैजिकल वेब्स में फंसी होती है। उसके सारे साथी उसे छोड़कर भाग चुके होते हैं। टीन उससे वादा करती है कि अगर वो उसे बचा ले तो फ्यूचर में वो उसके साथ टीम अप कर उसके काम आ सकती है। हाव उसे शांत रहने को कहता है और फिर अपने फायर मैजिक की मदद से वेब्स को जला देता है। जैसे ही टीन नीचे गिरने वाली होती है, हाव उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप पर गलती से पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो और टीन दोनों फंस जाते हैं। उसी वक्त एक लेवल 16 स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ अपीयर होता है, जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार था। हाव और टीन सिर्फ स्पाइडर वेब में ही नहीं फंसे होते, बल्कि एक दूसरे से भी बंधे होते हैं। हाव दोनों को वेब से फ्री करता है, उसे फायर से जलाकर, जिसके बाद वो अपने दांतों की मदद से उनके बंधन को भी तोड़ने लगता है। लेकिन स्पाइडर बॉस इतनी आसानी से उन्हें भागने नहीं देता। वो तुरंत उन पर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, और यहीं से असली फाइट शुरू होती है। दोनों बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को टालते हैं और साथ साथ सिल्क को भी कमजोर करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हाव पूरी ताकत से जाल को चीर देता है और एक जोरदार पंच के साथ स्पाइडर को फेंक देता है। ये सब देखकर टीन उसकी स्ट्रेंथ से काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इससे स्पाइडर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो दोबारा खड़ा होता है और लगातार अपने मूव्स स्पैम करना शुरू कर देता है। अब जब हाव की स्पीड और एजिलिटी लगभग 10 गुना बढ़ चुकी होती है, तो वो अब आसानी से उसके हर अटैक्स को डोज कर लेता है। बीच बीच में जो भी छोटे मोटे स्पाइडर्स उसके रास्ते में आ रहे होते हैं, वो उन सबको भी खत्म कर देता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर मौका देख हाव को एक टाइट सिल्क में फंसा लेता है। हालांकि हाव इजीली उसे जलाते हुए बाहर आता है और तुरंत एक एपिक फाइनल फायर स्लैश मारता है, जिससे सीधा वो क्रिएचर खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद हाव को काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं और सिस्टम स्पाइडर से ड्रॉप हुए फैंग को अपग्रेड करके एक वेपन में बदल देता है, जिससे 3 बार यूज किया जा सकता है। इसके बाद हाव टीन को अपने साथ चलने की इजाजत दे देता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताए। टीन उससे कहती है कि सिर्फ इसलिए उसकी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट ना करे क्योंकि वो फाइटिंग में कमजोर है, क्योंकि उसकी असली स्पेशलिटी लोगों को हील करना है। डंजन के एक और हिस्से में वो बंदे जिन्होंने टीन को अकेला छोड़ दिया था, अब एक टीरेक्स जैसे दिखने वाले डीमन से चेस किए जा रहे होते हैं। उनमें से एक पर अटैक कर वो डीमन उसे पियर्स कर देता है, इसलिए वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी 2 लोग लगातार भागने लगते हैं जब तक कि उनमें से एक और बंदा पकड़ा नहीं जाता। पर तभी वो एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का यूज करता है अकेडमी में लौटने के लिए, जो कि उसे बचा लेता है। आखिर वाला बंदा दौड़ता रहता है जब तक कि वो टीन और हाव के रास्ते के सामने नहीं आ जाता। वो उनसे भीख मांगता है कि उसे बचा ले। हालांकि वो लड़की उसकी गलतियों के
लिए उसे हील नहीं करना चाहती थी, पर उसे उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसके हेल्थ पॉइंट्स को बढ़ाने लगती है। हाउ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर वापस आ चुका होता है अपने अटैक्स करने के लिए। हाउ उसे बचाता है और इन्फॉर्म करता है क्योंकि उसने उस बंदे को हील किया, इसलिए उस क्रिएचर ने उसे भी उसका टीममेट मान लिया है और अब वो उसके पीछे है। वो उनका पीछा करने लगता है। वो बंदा फ्री हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागने का फैसला करता है, लेकिन हाउ किसी शैडो की तरह उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है ताकि उसे भागने से रोक सके। इसके बाद वो एक फायर ब्लास्ट यूज करता है मॉन्स्टर की तरफ, जो कि टीन को बचा लेता है। वो बंदा माफी मांगने लगता है जो भी उसने किया उसके लिए, पर जब ऐसा लगता है कि हाउ अपना ध्यान कम कर देता है, लीडर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाउ काफी फास्ट होता है और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। उस कॉम्बैट में हारने की वजह से उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं हाउ को दे दिए जाते हैं, जिसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग टेलीपोर्ट हो जाता है और इसी के साथ वो अपना एक किल डैगर भी वहीं पर ड्रॉप कर देता है, जिसे हाउ बात के लिए रख लेता है। लेकिन मॉन्स्टर अभी हारा नहीं था। वो गुस्से में राउंड 2 के लिए वापस आ जाता है। हाउ अपना वेपन समन करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उस क्रिएचर की अच्छी खासी धुलाई कर देता है, मगर क्योंकि वो मॉन्स्टर फायर बेस्ड होता है, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। हालांकि काफी ज्यादा डैमेज जरूर ले लेता है। हाउ के मुताबिक वो क्रिएचर अब रेज स्टेट में होता है, जिसके चलते उसे खत्म करना और भी मुश्किल हो जाता है। वो टीन से पूछता है कि क्या उसे कोई ऐसी सूदिंग टेक्निक यानी जिसमें ज्यादा तकलीफ ना हो उसे आती है, क्योंकि वो एक हीलर है। टीन बताती है कि उसके पास इस टाइप की एक स्किल है और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, मॉन्स्टर अपने आप को रिकवर कर लेता है और दोबारा हमला करना शुरू कर देता है। इस बार हाउ तुरंत फायर से एक बैरियर क्रिएट करता है और क्रिएचर को अपने साथ उसके अंदर ही बंद कर लेता है। उसका इरादा सिर्फ इतना होता है कि मॉन्स्टर की हेल्थ को इतना कम कर दे कि जिससे टीन अपनी एबिलिटी यूज करके उसे शांत कर सके। हाउ ने मॉन्स्टर को इतना मारा जब तक कि वो एक निश्चित सीमा तक नहीं पहुंच गया, जिससे टीन को अपनी एबिलिटी यूज करने का मौका मिल जाता है। उसकी पावर की वजह से वो खतरनाक क्रिएचर एकदम शांत होकर एक बदसूरत से बेबी ड्रैगन में बदल गया होता है, लेकिन उसका असली गोल सिर्फ उसे मारकर पॉइंट्स लेना था। बेबी ड्रैगन डर के मारे सीधा टीन के पास भाग जाता है ताकि वो उसे बचा सके। टीन अपने सेवियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस अजीब पर क्यूट क्रिएचर को छोड़ दे। मॉन्स्टर खुद भी प्रॉमिस करता है कि वो हाउ को बहुत सारा ट्रेजर देगा, लेकिन हाउ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि लास्ट मोमेंट पर वो अपना अटैक रोक लेता है और ड्रैगन से कहता है कि बस यहाँ से चला जाए। भले ही उसने उसे मारा नहीं, फिर भी उसे मॉन्स्टर को शांत करने के लिए काफी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हाउ अपने सीक्रेट सिस्टम में जाकर चेक करता है कि उसके पास कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स है और उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। हाउ डिसाइड करता है कि वो आई ऑफ ट्रुथ स्किल अनलॉक करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये फाइनल बॉस के अगेंस्ट काम आएगी। जब वो सिस्टम वर्ल्ड से वापस आता है तो देखता है कि टीन एक स्पेशल एग पकड़कर खड़ी है, जिससे वो बेबी ड्रैगन का दिया हुआ ट्रेजर मानती है। हाउ जब उस एग को स्कैन करता है तो उसकी रेयरिटी 1 in 100,000 होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है केयरमो पर, जो दूर से देख रही होती है कि हाउ कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है। उससे अब तक जो भी हो रहा होता है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद हम फैंग और उसकी पार्टी को देखते हैं, जो मेज से पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं और लूट इकट्ठा करते हुए अपना अच्छा समय एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि केयरमो ने एक स्पेशल मोड एक्टिवेट कर दिया था, जिससे सारे स्टूडेंट लीडर बोर्ड के साथ साथ बाकी टीम्स की लोकेशन भी देख सकते थे। फेंग का एक दांत वाला बदसूरत चमचा समझ जाता है कि ये बदलाव जानबूझकर किया गया है ताकि स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई हो सके। लीडर बोर्ड पर उन्हें दिखाई देता है कि हाउ ने ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, जो फेंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि वो एक और पार्टी के साथ मिलकर बाकी सबको खत्म करेगा। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हाउ वो पहले से काफी ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है। हाउ दूसरे स्टूडेंट्स को बुरी तरह हराने लगता है जो उसके पॉइंट्स चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उन्हें फोर्स करता है क्विट करने के लिए, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनके सारे पॉइंट्स हाउ और टियन को मिल जाते हैं। इस तरह वो सीधा लीडर बोर्ड पर नंबर 1 बन जाता है। हाउ को पता होता है कि अब बाकी सब उसके पीछे आने वाले हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सब कुछ खत्म करने के लिए फाइनल बॉस को ही डिफीट कर दिया जाए। वो अपनी नई मिली ट्रूथ सीकिंग स्किल का यूज करके उसकी लोकेशन ढूंढता है और टियन के साथ उस तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में टियन देखती है कि फैंग और उसकी टीम उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हाउ को बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसके पास पहले ही एक सॉलिड प्लान होता है। हम देखते हैं कि हाउ उन सबको जानबूझकर बॉस की लोकेशन की तरफ ला रहा होता है, ताकि वो टियन के साथ कैमोफ्लाज मोड एक्टिवेट करके पेड़ों के बीच छुप सके और मॉन्स्टर पहले ही फैंग की पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा दे। जब फैंग और उसकी टीम वहां पहुंचती है तो उसे ये देखकर हैरानी होती है कि हाउ कहीं नजर नहीं आ रहा
था। लेकिन ये उसकी सबसे छोटी तकलीफ होती है, क्योंकि तभी एक लेवल 20 का ट्री बॉस सामने आ जाता है। पार्टी के बाकी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन फेंग बिल्कुल भी घबराता नहीं और सीधा मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो आसानी से पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि फायर मैजिक से सपोर्ट करे, जबकि कुछ लोग दूर से मैजिक से उसे हील कर रहे होते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी काम करने लगती है और धीरे धीरे मॉन्स्टर की हेल्थ कम होती जाती है। ये सब देखकर हाउ काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि इतना हाई लेवल का मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। और वैसा ही होता है, क्योंकि बॉस अपना सेकंड फेस एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाती है। साथ ही वो अपने छोटे छोटे वर्जन भी समन कर लेता है, जो टीम पर हर तरफ से हमला कर देते हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि कुछ लोग डर के मारे भागने लगते हैं, चाहे फेंग उन्हें अपनी जगह पर रुकने के लिए चिल्ला रहा होता है। टीएन ये सब देखकर समझ जाती है कि अगर हाउ ने हेल्प नहीं की तो ये लोग पक्का खत्म हो जाएंगे। तब हाउ अपनी ग्रैंड एंट्री करता है और बॉस के सारे मिनियंस को एक ही बार में साफ कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स फाइट से बचना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। फेंग को अब समझ आ जाता है कि वो हाउ के ट्रैप में फंस चुका है। गुस्से में आकर वो अपनी बची हुई टीम को ऑर्डर देता है कि हाउ को खत्म करे, ताकि उसके सारे पॉइंट्स उन्हें मिल जाए और साथ ही उसे इस तरह का खेल करने का बदला भी लिया जा सके। हाउ सबके साथ फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन फाइनल बॉस अभी तक जिंदा है। उस मॉन्स्टर ने अपनी रूट से लगभग सबको पकड़ लिया। सिर्फ हाउ ही था जो अलर्ट रहकर टीएन के साथ उसे डोज कर पाया। हाउ नोटिस करता है कि बॉस अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका है, इसलिए फेंग बिल्कुल तैयार नहीं था उस पेड़ की फर्टिलाइजर बनने के लिए। इसलिए वो हिम्मत करके खुद को कट करते हुए अपने आप को फ्री कर लेता है। वो भागने के बजाय सीधे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो एक ग्रीन मिस्ट से गिर जाता है, जिसे वो पॉइजन के रूप में पहचान लेता है। फेंग तुरंत अपनी टीम को बोलता है कि अपना मुंह ढक ले और फिर एक ऐसी स्किल एक्टिवेट करता है जो पॉइजन के असर को उस पर कम कर दे। खुशकिस्मती से उन सब के लिए हाउ वहाँ पर मौजूद होता है। वो अपनी पावर से उस पॉइजन मिस्ट को हटा देता है और बाकी लोगों से कहता है कि अगर वो मरना नहीं चाहते तो तुरंत टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाए। आखिर में वहाँ पर सिर्फ हाउ, फेंग और टियन बचते हैं, लेकिन साफ होता है कि उनमें से बॉस को सच में सिर्फ हाउ ही हरा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉस ने अपनी पूरी ताकत हाउ पर लगा दी होती है, लेकिन ये बात अलग है कि उसका एक भी अटैक उसे टच नहीं कर पाता। हाउ हर मूव को इजीली डॉज करता है और फिर एक पावरफुल फिनिशिंग ब्लॉक के साथ मॉन्स्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही टास्क पूरा होता है, एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिनके जरिए उन्हें वापस जाना होता है। हाउ को तब हैरानी होती है जब एक अनाउंसमेंट की जाती है कि सिर्फ 3 लोग, जिसमें वो खुद भी शामिल है, अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। उसे लगा था कि उसके वार्निंग के बाद सब लोग पहले ही निकल चुके होंगे। तभी फेंग वहाँ आकर उसका सामना करता है और पूछता है कि उसने खुद को वीक क्यों दिखाया, जब वो असल में इतना स्ट्रॉन्ग था। फेंग इस सच्चाई को मान नहीं पाता और गुस्से में हाउ पर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ उसका अटैक इजीली ब्लॉक कर लेता है और उसे फोर्स करके टेलीपोर्ट करवा देता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर से एक ग्रीन क्रिस्टल ड्रॉप होता है, जिसे हाउ उठाकर टियन को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगी। टियन थैंक यू कहने वाली होती है कि तभी जमीन हिलने लगती है और पोर्टल बहुत तेजी से क्लोज होने लगता है। घबराहट में टियन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिससे उनका एस्केप करने का समय और भी कम हो जाता है। हाउ के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उसे जोर से पोर्टल के अंदर फेंक देता है। लकीली हाउ के पास एक पोर्टल स्क्रोल होता है, जिसका यूज करके वो खुद को भी बचा लेता है। जब वो वापस स्कूल पहुंचता है तो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरी जगह ऐसी लग रही होती है जैसे यहाँ कोई जंग हो चुकी हो। हर तरफ तबाही मच रखी होती है। हाउ तुरंत स्टेल्थ मोड में चला जाता है और छुप जाता है। जब वो 2 गार्ड्स को आते हुए महसूस करता है, शुरू में उसे नहीं पता होता कि ये कौन है, लेकिन सिस्टम उसकी हेल्प करता है और बताता है कि ये ब्लैक टाइगर मर्सनरी ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो केरमो की फैमिली के दुश्मन होते हैं। ग्रुप का लीडर पहले सेफ जोन में था, लेकिन जब उसने बिना वजह मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया तो उसे वहाँ से बाहर कर दिया गया। अब ये लोग कई स्टूडेंट्स को किडनैप कर चुके होते हैं और यहाँ तक कि केरमो को भी होस्टेज बना रखा होता है। टियन भी उन्हीं लोगों में से एक होती है जो पकड़ी जा चुकी थी। टियन को उनके कैप्टन के पास ले जाया जाता है, जो काफी बड़ा क्रीप होता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने वाला होता है, लेकिन टियन हिम्मत दिखाकर उसके हाथ को काट लेती है। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और जोर से उसके चेहरे पर हाथ मार देता है, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाती है। वो यही नहीं रुकता, बल्कि उसे लात मारता है और लगातार थप्पड़ मारते रहता है। फेंग वहाँ बंधा हुआ होता है, लेकिन वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से से भरा हुआ वो खड़ा होता है और उस आदमी की तरफ दौड़ता है। अपनी पूरी ताकत के साथ वो स्क्रीप को टियन से दूर धक्का दे देता है, लेकिन वो आदमी लेवल 13 का होता है, जो तुरंत उठता है और फेंग को एक जोरदार पंच मारकर पीछे धकेल देता है। उसके बाद वो अपनी गन निकालकर
जाकर फेंग पर पॉइंट कर देता है। फेंग समझ जाता है कि शायद अब उसका अंत आ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक उस आदमी को अपनी पीठ में एक बहुत तेज दर्द महसूस होता है और पता चलता है कि ये हाउ है जिसने उसके अंदर स्पाइडर फेंग वेपन घुसा दिया होता है। इसी के साथ हाउ बाकी वहाँ मौजूद गार्ड्स को भी आसानी से टेक डाउन कर देता है। उसके बाद हाउ फेंग को फ्री करता है जब टियन उसे बताती है कि फेंग ने उसकी जान बचाई थी। हाउ उसे वही वेपन दे देता है और हौसला बढ़ाता है कि वो खुद उस क्रीप को फिनिश करे। हाउ साफ बोलता है कि अगर उसने उसे आज नहीं मारा तो ये आदमी बाद में वापस आकर जरूर उसे ही खत्म कर देगा। फेंग एक सेकंड भी हिचकिचाता नहीं और सीधा उस आदमी को मार देता है। जैसे वो उसे किल करता है उसका लेवल सीधा 6 से बढ़कर 10 हो जाता है। फेंग वेपन वापस करने के लिए हाउ के पास आता है लेकिन हाउ उससे कहता है कि वो वेपन अपने पास ही रखे। ये बर्ताव देखकर वो बुली काफी ग्रेटफुल होता है और वो फैसला करता है कि अब वो हाउ का अंडरलिंग यानी साथी बनकर रहेगा। टियन इस बात पर थोड़ा परेशान होती है लेकिन हाउ को इससे कोई परेशानी नहीं होती, पर वो फेंग से कहता है कि पहले वो अपनी लॉयलिटी साबित करे बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करके। हाउ खुद फैसला करता है कि वो अकेले ही केयरमो को रेस्क्यू करने जाएगा। टियन उसके लिए चिंतित होती है और चाहती थी कि फेंग भी उसके साथ जाए, लेकिन हाउ उन दोनों की हेल्प को नकार देता है और कॉन्फिडेंस से बोलता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता। वो सीधे बाहर निकलते ही पहले एक गार्ड को फिनिश कर देता है और दूसरे को नाइफ पॉइंट पर पकड़कर पूछता है कि केयरमो को कहाँ रखा गया है। लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले एक लेवल 28 का डिप्टी कमांडर अचानक से आकर हाउ को जोरदार टक्कर मार देता है जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। डिप्टी कमांडर तुरंत हाउ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हाउ उसकी बुलेट को डॉज कर लेता है। ये देखकर डिप्टी समझ जाता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो तुरंत रेनफोर्समेंट बुला लेता है ताकि इस अनचाहे मेहमान को मिलकर खत्म किया जा सके। सब लोग मिलकर हाउ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन हाउ एक एक शॉट को इजीली डॉज करता रहता है। वो अपना नॉर्मल फायर अटैक इस्तेमाल करता है लेकिन इस बार उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो पास जाकर उस आदमी पर स्लैश करता है लेकिन उसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ब्लेड भी उसका कुछ नहीं कर पाती। वो अपने चेस्ट से पावरफुल बीम्स शूट करता है जो लगभग हाउ को हिट कर देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि पहली बार हाउ को कोई सच में स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला है। वो आदमी कुछ और लेजर बीम समन करता है जिन्हें ब्लॉक करते हुए हाउ को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। हाउ समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो पक्का टोस्ट हो जाएगा, इसलिए वो सिस्टम से हेल्प मांगता है और सिस्टम उसे सुझाव देता है कि वो अपना लिंक लेवल अपग्रेड करे। हाउ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में इस सुझाव को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ एक नई डिफेंस एबिलिटी अनलॉक कर लेता है जिससे वो सारे आने वाले शॉट्स को इजीली टैंक कर पाता है। शुरू में ऐसा लगता है जैसे डेप्यूटी कमांडर जीत चुका है, लेकिन तभी उसके एक सोल्जर ने उसे बताया कि हाउ अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही डेप्यूटी गुस्से में सबको ऑर्डर देता है कि ओपन फायर करे और इस रुकावट को खत्म कर दे, लेकिन हाउ हर एक बुलेट को डॉज कर लेता है। वो पहले सारे वीक सोल्जर्स को एलिमिनेट करता है और फिर अपनी नई एक्सप्लोजन टेक्निक यूज करके डेप्यूटी पर अटैक करता है। पहले कुछ भी खास होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे उसका हाई टेक सूट इंटेंस हीट की वजह से पिघलने लगता है, बिल्कुल किसी चॉकलेट की तरह। कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी सिर्फ अपने कच्छे में रह जाता है। उसके बाद हाउ उसे बुरी तरह कुछ पंचेस मारकर फाइनली एक जोरदार किक से वो सीधा एक पेड़ से जा टकराता है। डेप्यूटी अपनी जान की भीख मांगने लगता है और यहाँ तक ऑफर करता है कि वो हाउ को एक ट्रेजर की भी दे देगा। जब हाउ वो की यूज करके ट्रेजर खोलता है तो उसके अंदर काफी सारे वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं। हाउ सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि लगभग सारे आइटम्स को एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदल दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि केयरमो की लोकेशन पर बाकी एनिमीज से लड़ने के लिए उसे वो लेवल अप करना पड़ेगा। तब सिस्टम हाउ को दो ऑप्शंस देता है कि वो या तो और सपोर्ट स्किल्स अनलॉक करे या फिर एक नया अकाउंट अनलॉक करे, जिससे उसे बिल्कुल नए और पावरफुल एबिलिटीज मिल सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टम इस तरह से काम करता है कि हाउ को मल्टीपल थीम्ड अकाउंट्स का एक्सेस मिल सकता है। सबसे पहले उसने क्रिम्सन एम्परर का अकाउंट अनलॉक किया था, जिससे उसे अपनी सारी फायर पावर्स के साथ साथ एक स्पेशल स्वॉर्ड भी मिल जाती है। जब हाउ ने देखा कि नया अकाउंट अनलॉक करने से उसकी पावर्स और बूस्ट हो सकती है, तो वो एक और अकाउंट अनलॉक कर लेता है। इस बार उसे क्रेजी मोस का अकाउंट मिलता है, जो एक डिफरेंट डायमेंशन का जीनियस पर मेड साइंटिस्ट होता है। ये इतना पावरफुल था कि इसने अपनी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाउ सोच रहा होता है कि जैसे वो इस अकाउंट को एक्टिवेट करेगा उसे कोई सुपर अमेजिंग पावर मिलेगी, लेकिन उसकी जगह सिर्फ एक एआई रोबोट समन होता है, जिससे वो पहले तो बिल्कुल खुश नहीं होता। लेकिन वो रोबोट जो मोस की क्रिएशन होता है उसे अपने मास्टर की सारी एबिलिटीज एक्सप्लेन करता है। रोबोट बताता है कि मोस सिर्फ इंजीनियरिंग और ब्लैक स्मिथिंग का एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि एल्केमी, एन्चेंटिंग और जेमोलॉजी में भी मास्टर था। साथ ही वो ये भी समझाता है कि अब हाउ के पास एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को
डिकम्पोज करने की और फिर उन्हीं मटेरियल से कोई भी मैकेनिकल आइटम बना सकने की। रोबोट एक डेमो देता है जब हाउ उसे एक बॉम्ब और डंजन से ली हुई स्पाइडर सिल्क देता है, जिससे वो मिलाकर एक स्टिकी बॉम्ब बना देता है। ये देखकर हाउ मान लेता है कि उसे सच में एक अमेजिंग पावर मिल चुकी है। वो तुरंत अपना सारा कलेक्टेड सामान रोबोट के सामने रख देता है ताकि वो उनसे नए वेपन्स बना सके। इसके बाद हाउ सिस्टम वर्ल्ड से बाहर निकलता है और अपना रेस्क्यू मिशन शुरू करता है। उसे पता होता है कि केयरमो को स्कूल के जिम में बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हाउ वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि केयरमो के दोनों बॉडीगार्ड्स स्टोन की तरह जम चुके होते हैं, जैसे उन्हें पेट्रीफाई यानी पत्थर बना दिया गया हो। उसे पास से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चुपके से आगे बढ़कर हालात देखता है कि पूरे ऑपरेशन का लीडर लेवल 38 का है, जो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। हाउ कुछ बातचीत सुन लेता है जहाँ वो आदमी बताता है कि उसने एक स्पेशल वन टाइम टेक्निक यूज की थी जिसका नाम मेडुसास आई है, जिससे उसने बॉडीगार्ड्स को एक जगह स्थिर कर दिया। साथ ही वो ये भी बोलता है कि उन्हें नॉर्मल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मेडुसास टीयर्स। ये सुनते ही हाउ को याद आता है कि यह आइटम उस आयरन मैन जैसे बंदे से मिले ट्रेजर बॉक्स से कलेक्ट किया गया था। वो चुपके से गार्ड्स के पास जाता है और मेडुसास टीयर्स उन दोनों पर डाल देता है ताकि वो फ्री हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं होता। उस टाइम कमांडर केयरमो के साथ बिजनेस डील की बात कर रहा होता है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि उनका लीडर सुनिश्चित करेगा कि केयरमो को फ्यूचर में हानमो ग्रुप की नेक्स्ट हेड बनाया जाए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, जो है सेफ जोन का डिप्लॉयमेंट मैप। केयरमो इस बात से बिल्कुल नहीं डरती और सीधा मना कर देती है। वो मेंटली तैयार होती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हाउ एंट्री लेता है और उसे बचा लेता है जब वो आदमी उसका प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़ने ही वाला होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केयरमो हाउ को ऑफर करती है कि अगर वो उसे बिना एक भी स्क्रैच के सेफ रख पाता है तो वो 1 मिलियन के साथ एक्स्ट्रा 10 मिलियन और दे देगी। हाउ तुरंत हमला शुरू करता है और एक पावरफुल फायर अटैक यूज करता है ताकि उन दोनों को भागने का मौका मिल जाए, लेकिन ये अटैक कमांडर पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। वो आसानी से उसे टाल देता है और तुरंत हाउ को जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन हाउ हार नहीं मानता। वो अपनी शील्ड और स्वॉर्ड के साथ वापस आता है और केयरमो को प्रोटेक्ट करते हुए सोल्जर के साथ सीधे क्लैश करता है। दोनों के बीच भयानक वेपन फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जल्दी ही हाउ को समझ आ जाता है कि वो इस लेवल के दुश्मन के सामने टिक ही नहीं सकता। एक ही अटैक में कमांडर हाउ की लगभग 20% हेल्थ खींच लेता है और उसे फिर से हवा में उछाल देता है। ये देखकर केयरमो समझ जाती है कि हाउ के पास कोई चांस नहीं है, इसलिए वो उससे बोलती है कि वो भाग जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन हाउ मना कर देता है क्योंकि उसे ये पैसे अपने फादर को बचाने के लिए चाहिए थे। इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो सरवाइव करे या यही मर जाए। वो अपना स्टिकी बॉम्ब यूज करता है इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ बड़ा डैमेज हो जाए। बॉम्ब थोड़ी देर के लिए कमांडर को रोक जरूर देता है और उसकी थोड़ी सी हेल्थ भी कम हो जाती है, लेकिन वो इजीली उसे तोड़कर बाहर निकल आता है। वो फिर से हाउ पर अटैक करता है जिसे हाउ अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर भी लगभग गिर ही जाता है। तब हाउ को समझ आ जाता है कि इस फाइट को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से। लकीली उस टाइम रोबोट एक नया वेपन कंप्लीट कर चुका होता है, जिसे हाउ बिना समय गवाए समन करता है, जो कि एक गैटलिंग गन होती है, जिससे वो कमांडर को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हाउ पीछे से एक 1 हिट किल डैगर से उस पर अटैक करता है, लेकिन कमांडर भी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं होता। वो पलटकर हाउ पर एक और उतना ही ताकतवर ब्लो मारता है जो लगभग उसकी पूरी हेल्थ खत्म कर देता है। लीडर गुस्से में बोलता है कि उसे अपनी एक स्पेशल एबिलिटी वेस्ट करनी पड़ी सिर्फ इस बेकार सी फाइट में जिंदा रहने के लिए। अगर वो ये एबिलिटी यूज नहीं करता तो वो यहीं मर जाता। उस स्पेशल स्किल की वजह से उसकी हेल्थ फिर से रिकवर हो जाती है, लेकिन सिर्फ आधी से थोड़ी नीचे तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर फाइट खत्म करने के लिए एक स्पेशल सीरम यूज करता है, जिससे वो एक वेयरवुल्फ जैसे मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर हाउ को लगता है कि अब उसके बचने के कोई आसार नहीं बचे और सच में ऐसा लगता है कि गेम ओवर होने वाला है। लेकिन तभी आखिरी समय पे केयरमो के दोनों बॉडीगार्ड्स वापस आ जाते हैं। ये दोनों लेवल 40 के होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल फिस्ट से उस बंदे को रोक देते हैं। उस समय हाउ ऑलमोस्ट मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है, इसलिए केयरमो तुरंत ऑर्डर देती है कि उनमें से एक उसे हील करे। हाउ तुरंत रिकवर हो जाता है और कमांडर को घसीटकर उसके सामने लाया जाता है ताकि उसका खात्मा किया जा सके। हाउ बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए ना पलक झपकाता है और ना ही कुछ बोलता है, सीधा अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे को हमेशा के लिए फिनिश कर देता है। चाहे मरने से पहले वो धमकी देता है कि उसकी डेथ का मतलब सबका एंड होगा। केयरमो इन सबसे इतनी इम्प्रेस्ड हो जाती है कि वो हाउ को अपना ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दे देती है, लेकिन हाउ मना कर देता है और साफ
बोलता है कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए। केरमो उसका मन बदलने की कोशिश करती है और बताती है कि अगर वो ज्वाइन करेगा तो उसे बेस्ट इक्विपमेंट, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और टॉप लेवल सपोर्ट मिलेगा। वो यहाँ तक बोल देती है कि हाउ की फैमिली को अपर 3 डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो सबसे सेफ जगह होती है, जहाँ मॉन्स्टर्स का कोई खतरा नहीं होता। हाउ अभी तुरंत हाँ नहीं बोलता, लेकिन वो केरमो से एक ब्लैक कार्ड ले लेता है। उस ब्लैक कार्ड की वजह से हाउ के फादर को VIP रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। उन्हें ट्रीटमेंट के लिए एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि हॉस्पिटल ही खुद हानमो ग्रुप का होता है। हेड डॉक्टर खुद आकर उनका हालचाल पूछता है और पहले जो उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ था उसके लिए माफी भी मांगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेड डॉक्टर नर्सेस को ऑर्डर देता है कि तुरंत पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट एंटीडोट लेकर आए। युनफे को यह जानने की उत्सुकता होती है कि हाउ को ब्लैक कार्ड क्यों मिला, तो वो मजाक मजाक में सोचती है कि शायद उसने केरमो को रिस्क कर लिया होगा, लेकिन हाउ तुरंत उसकी सोच को पहले ही रोक देता है और उसे सच बता देता है। तभी दोनों नर्सेस घबराई हुई भागते हुए आती है और डॉक्टर को बताती है कि वोल्ट में रखी सारी जितनी भी टॉप लेवल मेडिसिन थी चोरी हो चुकी है। हाउ ये सब सुन लेता है और तुरंत अपना AI रोबोट समन करता है, जिसे सिर्फ वो ही देख सकता था। वो रोबोट से पूछता है कि क्या वो उसके फादर के लिए मेडिसिन बना सकता है, लेकिन रोबोट मना कर देता है और बताता है कि अभी हाउ का लिंक लेवल मोस के साथ काफी लो है और उसने उसे अपग्रेड नहीं किया, इसलिए वो इतना एडवांस मेडिसिन क्रिएट नहीं कर सकता। इतना बोलकर रोबोट वहाँ से चला जाता है। नर्सेस बताती है कि चोरी के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है, बस एक मैसेज छोड़ा गया था जिसमें लिखा था बीस्ट कोड। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि जो बाकी मेडिसिन उनके पास है वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकती। इसका सिर्फ अब एक ही तरीका है कि जब चोर इस एंटीडोट को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करे तब उसे वहाँ से वापस सीज किया जाए। ये सुनकर हाउ अपनी बहन युनफे के साथ सेलर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में युनफे को पता चलता है कि हाउ ने ही केरमो को बचाया था और इसी वजह से उसे ब्लैक कार्ड भी मिला था। दोनों आखिरकार मीटिंग की जगह को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तब युनफे एक बॉक्स देखती है और ये सोचकर उसे खोलने जाती है कि शायद इसी के अंदर एंटीडोट हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टाइम पर युनफे को सावधान नहीं कर पाता और उसकी एक छोटी सी गलती का रिजल्ट ये होता है कि दोनों अलग अलग पॉइजनस बैरियर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जिन्हें वो तोड़ नहीं पाते। शुरू में हाउ को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके पास सिस्टम है, लेकिन जैसे ही वो उसे ओपन करता है सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि पॉइजन की वजह से उनका कनेक्शन टूटने वाला है और कुछ ही देर में सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाएगा। सिस्टम साफ बोलता है कि अगर हाउ ने खुद को इस हालात से बाहर नहीं निकाला तो वो वापस ऑनलाइन नहीं आ पाएगा। इस समय पर हाउ बिल्कुल पावरलेस हो जाता है, जैसे वो फिर से वही नॉर्मल इंसान बन गया हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही करप्ट लेवल 10 डॉक्टर होता है। वो बताता है कि उसने ये पॉइजन खासकर हाउ को पकड़ने के लिए ही बनाया था। उसका असली प्लान ये होता है कि हाउ को बीस्ट गॉड के पास ले जाए। लेकिन तभी सीन में एक नई एंट्री होती है, एक लड़की की जिसका नाम सीयू होता है, जो कि डॉक्टर को किक मार बैरियर को ब्लास्ट करके तोड़ देती है, जिसकी वजह से हाउ और युनफे दोनों बच जाते हैं। जब हाउ अपनी बहन को संभाल रहा होता है तभी वो डॉक्टर बिना पीछे देखे भागने लगता है। हाउ और सीयू उसका पीछा करते हैं, लेकिन हैरानी से वो डॉक्टर इतना तेज भाग रहा होता है कि दोनों के ही हाथ नहीं आता। हाउ अभी सिस्टम से मदद नहीं ले सकता था, इसलिए वो किसी भी स्पेशल पावर का यूज नहीं कर पाता। हालांकि फिर भी वो अपनी मार्शल स्किल्स का यूज करके कुछ क्रेजी लेवल पार्कोर करता है। बिल्डिंग्स और वॉल पर जंप लगाते हुए हाउ सीधे डॉक्टर के आगे पहुंच जाता है, पर तभी वो डॉक्टर एक अजीब से डिवाइस का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। सीयू इस डिवाइस पर लगा हुआ लोगो देखकर पहचान लेती है कि ये ह्यूएंगशुएंग ग्रुप का है। इसी बीच हाउ के दिल में एक बुरा एहसास होता है कि शायद युनफे खतरे में है। वो तुरंत पलटकर वापस अपनी बहन की तरफ भागने लगता है। हाउ को ये देखकर झटका लगता है कि युनफे को बंदी बनाकर रखा गया है। सिस्टम अभी तक डाउन होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और बस खामोशी से ये सब होता हुआ देखता रहता है। उसके सामने ही उसकी बहन धीरे धीरे खत्म होने वाली होती है। तभी अचानक एक अनजान लड़का जिसका नाम एंशेंट होता है फिल्मी एंट्री करता है और हवा में उड़ते हुए डॉक्टर के चेहरे पर दोनों पैरों से किक मारता है। युनफे उसे पहचान लेती है और बताती है कि वो उनके स्कूल का सीनियर है, जिसे एक जीनियस माना जाता है। लेकिन एंशेंट काफी हम्बल होता है और वो ये तारीफ करने से मना कर देता है। इस बार हाउ पूरा ध्यान रखता है कि वो डॉक्टर भाग ना पाए। वो पहले एंटीडोट ले लेता है और फिर उस डॉक्टर को अपना पंचिंग बैग बना देता है। लेकिन डॉक्टर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी एक साथी वहाँ पहुँच जाती है। वो माइंड कंट्रोलिंग स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिससे दोनों कुछ देर के लिए अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो औरत बिना वक्त गवाए हाउ को उठाती है और वहाँ से निकलने ही वाली होती है। तभी डॉक्टर को होश आ जाता है और वो जाकर एंटीडोट लाने की कोशिश करता है। उसी मोमेंट पर सिस्टम और पॉइंट्स यूज करता है, जिसकी वजह से हाउ खुद को कंट्रोल से आजाद कर लेता है। इससे
पहले की मेडिसिन ली जाती। वही औरत दोबारा हाउ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ये काम नहीं करता। हाउ उस पर हमला करता है, लेकिन वो एक सांप समन करते हुए उसका ध्यान भटका देती है और मौके का फायदा उठाकर गायब हो जाती है। अब वो यूजलेस डॉक्टर डरा हुआ होता है और अपनी जान बख्शने के लिए भीख मांगने लगता है। वो एक अजीब सा सीरम निकालता है और खुद को इंजेक्ट कर लेता है। हाउ उसके सीने को चीर देता है, लेकिन तब तक सीरम का असर शुरू हो चुका होता है। डॉक्टर धीरे धीरे एक बड़े मोस्टर में बदलने लगता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है ताकि फ्यूचर में फिर से लड़ सके। बाद में सीयू हाउ को एक प्राइवेट ऑक्शन के बारे में बताती है जो आने वाली शाम को होने वाला था। हाउ नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसके साथ जाए, इसलिए वो उसके लिए एक टैक्सी बुलाकर उसे घर भेज देता है। इस दौरान हाउ को ये भी समझ आ जाता है कि सीयू का कनेक्शन केरमो से है, क्योंकि वो बिल्कुल सही वक्त पर उनकी मदद के लिए वहाँ पहुंची थी। हाउ उसका शुक्रिया करता है। तब सीयू उससे ये पूछती है कि क्या वो एंशन को जानता है, क्योंकि लग रहा था कि और भी पार्टीज उस लड़के में इंटरेस्ट ले रही है। हाउ मना कर देता है और बोलता है कि वो एंशन को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो हैरान होता है कि बिना कोई शब्द के इतनी बड़ी हेल्प करके वो चुपचाप गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों ब्लैक मार्केट ऑक्शन पर पहुंच जाते हैं, जो देखने में एक अलग ही जगह जैसा लग रहा होता है। पहला आइटम ही एंशन खरीद लेता है, वो भी पूरे 3 मिलियन में। हाउ को ये देखकर शौक लगता है कि इतना यंग लड़का जिसका कोई स्टेटस ये बैकग्राउंड पता नहीं है, उसके पास इतना पैसा कैसे है। तभी हाउ का एआई रोबोट वापस आता है और ऑफर करता है कि वो आइटम्स की रियल वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगा, ताकि हाउ गलत चीज पर ज्यादा पैसे बर्बाद ना करे। अब तक जितने भी ट्रेजर्स ऑक्शन में आए होते हैं, लगभग सब एंशन की बाय कर रहा होता है। हाउ को बाद में पता चलता है कि उसका स्कूल का साथी भी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, जो हानो ग्रुप जैसा ही पावरफुल है। सीयू हाउ को समझाती है कि अगर वो केरमो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता और उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता, तो उसके पास भी इतना पैसा होता कि वो यहाँ के सारे आइटम्स को इजीली खरीद सकता था। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अनाउंस होता है, जो एक ब्लूप्रिंट होता है एक इंजीनियरिंग मास्टर के द्वारा डिजाइन किया गया। ये लेवल इतना रेयर होता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 से कम लोग इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। ब्लूप्रिंट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता, इसलिए किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं था और उसका स्टार्टिंग प्राइस भी काफी कम रखा जाता है। सब लोग तब हैरान हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं जब हाउ बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाकर उस ब्लूप्रिंट के लिए 2 मिलियन का बिड लगा देता है। ऑक्शन खत्म होते ही उसे आइटम मिल जाता है और सिस्टम तुरंत इन्फॉर्म करता है कि ये ब्लूप्रिंट असल में एक मैक यानी रोबोट बनाने का डिजाइन है। इस आइटम के इफेक्ट से मैक का लेवल सीधा 20 तक अपग्रेड हो जाएगा। हाउ को ये बात काफी पसंद आती है, क्योंकि ये चीज फ्यूचर में मोस्टर फाइटिंग के लिए काम आ सकती है। इसके बाद ऑक्शन का सबसे आखिरी और सबसे कीमती आइटम सामने आता है, जो था फ्यूरियस एल्फ का रिजरेक्शन पोशन। इस पोशन की स्टार्टिंग बिड ही 10 मिलियन से शुरू होती है। सीयू हाउ को समझाती है कि ये पोशन किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन इसके कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट भी होते हैं। उसमें से एक ये था कि जो भी जिंदा होता है वे गुस्से और खून की प्यास से भरा एल्फ बन जाता है। हाउ अपने एआई, जिसका नाम उसने वेस रखा था, उससे पूछता है कि क्या कोई मास्टर एल्केमिस्ट ऐसा पोशन बना सकता है। वेस इस बात से सीधा मना कर देता है और बताता है कि ये चीज फार्मोलॉजी से काफी आगे है और साथ ही अनएथिकल भी मानी जाती है। इसी बीच उनकी बातचीत के दौरान एंशिंग उस पोशन को 300 मिलियन में खरीद लेता है। ये देखकर हाउ सोच में पड़ जाता है कि उनका सीनियर आखिर किसे जिंदा करना चाहता है। ऑक्शन का इवेंट खत्म हो जाता है और जब हाउ सड़क पर चल रहा होता है, तब एंशिंग पीछे से उससे बात करने आता है। हाउ उसे इतने सारे आइटम्स खरीदने पर बधाई देता है और उससे पूछता है कि क्या रिजरेक्शन पोशन सच में काम करता है। एंशिंग को खुद भी पता नहीं होता, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि सिर्फ इस आइडिया ने ही लोगों को इंसानी क्षमता से आगे बढ़ने की हिम्मत दे दी है, क्योंकि उनके पास दोबारा जिंदा होने की उम्मीद होती है। जाने से पहले एंशिंग हाउ को ऑक्शन से लिया हुआ एक आइटम दे देता है, जो था फ्लाइंग क्लोक, जिसे हाउ काफी टाइम से चाहता था। हालांकि एंशिंग ने उस क्लोक के लिए 6 मिलियन खर्च किए थे, फिर भी उसे देने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो बात बात में ये भी कहता है कि हाउ की बहन काफी क्यूट है। इसके बाद हाउ अपने सिस्टम के अंदर जाता है और जो ब्लूप्रिंट उसने हासिल किया था उसकी मदद से मैक बनाना शुरू करता है, मोस की एबिलिटी का यूज करके। हाउ का एम ये होता है कि वो मैक को अपनी माँ के जैसे डिजाइन करे। जब मैक का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तब अचानक सिस्टम एक नोटिफिकेशन अलर्ट देता है, जो ये बताता है कि किसी चीज की वजह से प्रोसेस में रुकावट हो रही है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, हाउ के सामने जो मैक खड़ा होता है वो बिल्कुल भी उसकी माँ जैसा नहीं लगता। उसे देखकर हाउ को यकीन ही नहीं होता कि ये मैक लेवल 20 का है, क्योंकि वो एक मेड आउटफिट में काफी ज्यादा नाजुक और कमजोर सी लग रही होती है। लेकिन उसका रोबोट असिस्टेंट उससे कंफर्म करता है कि दिखावट के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल वही है जो बताई गई थी। हाउ उसका नाम नाना रख देता है और ये सुनते ही मैक तेजी से उसके पास आकर उसे मास्टर कहकर बुलाती है। हकीकत में उस बॉडी के अंदर
अंदर जो पर्सनैलिटी थी वो एक पावरफुल मैकेनिकल क्वीन आयरीना की थी, जो एक एडवांस सिलिकॉन बेस्ड सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी। उसके पास इस डायमेंशन को हथियाने के प्लान्स थे, क्योंकि अब वो दोबारा जन्म ले चुकी थी। लेकिन हाउ इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान होता है। बाद में हाउ नाना को अपनी फैमिली से परिचित कराता है और बताता है कि ये उनकी नई हेल्पर है, जो घर के काम जैसे सफाई, कुकिंग और बाकी चीजों में मदद करेगी। इस वक्त नाना किचन में बर्तन धो रही होती है और हर एक पल उसे नफरत हो रही होती है, क्योंकि ये काम उसके स्टैंडर्ड से काफी नीचे होता है। फिर भी वो अपनी नाराजगी छुपा कर नॉर्मल बर्ताव करती है। अंदर ही अंदर वो कसम खा लेती है कि जैसे ही वो अपनी इस करंट बॉडी से फ्री होगी, सबको खत्म कर देगी। इसी दौरान एकेडमी में उस हादसे को लेकर एक प्रेजेंटेशन रखी जाती है। प्रिंसिपल सब लोगों को इकट्ठा करता है ताकि उस हीरो का शुक्रिया अदा किया जा सके जिसने उन सबकी जान बचाई थी। जब हाउ का नाम सेवियर के तौर पर अनाउंस किया जाता है, तब जो लोग उसे सिर्फ एक बेकार लूजर समझते थे जो कभी लेवल अप नहीं कर पाया, वो सब उस पर शक करने लगते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगते हैं कि प्रिंसिपल ने जानबूझकर हाउ का नाम यूज किया ताकि असली हीरो की पहचान छुपी रहे। लेकिन फैंग, जो पूरी सच्चाई जानता था, एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है जो हाउ के बारे में बकवास कर रहा होता है। फैंग उसे डांट कर कहता है कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि जब हाउ सबकी जान बचा रहा था तब वो खुद डर के मारे अपनी पैंट गीली कर रहा था। हाउ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि सच क्या है और उसके लिए वही काफी है। इसके बाद प्रिंसिपल सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है और कैश का एक बड़ा सा स्टेक निकाल कर दिखाता है, जो हाउ को रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाने वाला होता है। साथ ही वो हाउ को एकेडमी का एक बेहद कीमती ट्रेजर चेस्ट स्क्रॉल भी देते हैं, जो स्कूल के लिए काफी स्पेशल होता है और उससे एकेडमी का अब तक का सबसे अच्छा स्टूडेंट घोषित किया जाता है। लेकिन प्रेजेंटेशन आगे बढ़ने से पहले ही अचानक एक अलर्ट आता है, जो बताता है कि बहुत सारे बीच सेफ जोन तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। उनमें से कुछ मोन्स्टर्स तो कॉलेज के अंदर तक आ जाते हैं, और जब स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भाग रहे होते हैं, तब उनमें से कईयों को खत्म कर देते हैं। जो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रुककर फाइट करने का फैसला करते हैं। एक टीचर जो कि सिर्फ एक ही पंच में बुरी तरह पिट जाता है, लेकिन जो लोग जिंदा बच जाते हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं कि हाउ एक क्रिएचर को बिना किसी मेहनत के सोड के एक सिंपल स्विंग से खत्म कर देता है। हाउ बाकी बचे हुए लोगों को तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है और खुद आगे बढ़कर एक नए दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने एक अजीब सा चिकन मॉन्स्टर होता है। हाउ के पीछे फैंग और टियन भी साथ खड़े होते हैं ताकि उस चिकन मॉन्स्टर से लड़ने में उसकी मदद कर सके। हाउ उन दोनों को होशियार रहने को कहता है और आसपास ही रहने का इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि आगे आने वाले सभी मॉन्स्टर्स लेवल 50 या उससे भी ज्यादा के हो सकते हैं। हाउ इस सिचुएशन को एक परफेक्ट मौका समझता है जिसमें फैंग और टियन दोनों लेवल अप कर सकते थे। उसका प्लान ये होता है कि वो मॉन्स्टर की हेल्थ को इतनी कम कर दे ताकि आखिरी ब्लो फैंग या टियन दे सके और उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाए। सबसे पहला टेस्ट सब्जेक्ट बनता है वो चिकन, जिसे आखिर में टियन फिनिश करती है। इसके कुछ देर बाद जब तीनों बाहर निकलते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि पूरा शहर ही अटैक के नीचे आ चुका होता है। हाउ के दिमाग में तुरंत अपनी फैमिली का ख्याल आता है, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, क्योंकि तभी वो और उसकी टीम मॉन्स्टर से गिर चुके होते हैं। मॉन्स्टर ये सोचकर अटैक कर देते हैं कि सामने खड़ा इंसान कमजोर होगा, लेकिन हाउ उनके अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर लेता है और एक ही मूव में उन्हें लगभग खत्म कर देता है। इसी बीच फैंग और टियन को मौका मिल जाता है उन मॉन्स्टर्स को एक फिनिशिंग ब्लो से खत्म करने का। ट्रायो साथ मिलकर अपना काम कर रहे होते हैं, जबकि पास से खड़े दो स्टूडेंट्स ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि कैसे हाउ अपने अंडरलिंग्स को इतनी आसानी से लेवल अप करवा रहा है। ये देख वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी साथ फाइट करने दे, लेकिन हाउ बिना रुके उनके पास से निकल जाता है और सुझाव देता है कि जल्दी से अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाए। टियन देखती है कि हाउ का चेहरा काफी सीरियस लग रहा होता है, तो वो उससे पूछती है कि वो इतना टेंशन में क्यों है। हाउ उसे बताता है कि मॉन्स्टर का लेवल धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसे खुद भी नहीं पता कि अगर और पावरफुल मॉन्स्टर्स टेलीपोर्ट होते हैं तो क्या कोई उन सबको बचा पाएगा या नहीं। साथ ही वो अपने फैमिली के बारे में भी सोच रहा होता है, क्योंकि अगर लेवल 20 से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ गया तो नाना भी उसे संभाल नहीं पाएगी। इसी वक्त वहीं दूसरी तरफ नाना घर पर विंडो साफ कर रही होती है, तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए एक वैसे ही डीमन पर पड़ती है जो बिल्कुल उसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है जिसने कभी हाउ की माँ को मारा था। हाउ को अभी तक पूरे हालात का अंदाजा नहीं होता, इसलिए वो फैंग और टियन के साथ मॉन्स्टर्स को मारना जारी रखता है। इस लगातार फाइटिंग का फायदा ये होता है कि फैंग लेवल 15 तक पहुंच जाता है, जबकि टियन लेवल 13 हासिल कर लेती है। अब जब दोनों काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं तो हाउ उन्हें अलग अलग होने का ऑर्डर देता है। ये सुनते ही फैंग और टियन के बीच बहस शुरू हो जाती है कि कौन अपने मास्टर के साथ रहेगा। हाउ उन दोनों को तुरंत चुप रहने को कहता है और स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का ऑर्डर देता है। उसके बाद वो अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी का
यूज करके नेक्स्ट लोकेशन पिन पॉइंट करता है। हाउ दोनों को कमांड देता है कि पहले कुछ फंसे हुए स्टूडेंट्स को बचाए और फिर उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाए। हम देखते हैं कि हाउ फैसला करता है कि वो टीचर डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा ताकि वहाँ फंसे हुए लोगों को बचा सके। रास्ते में सिस्टम हाउ को बताता है कि उसके पास लगभग 2,10,000 पॉइंट्स मौजूद है जिन्हें वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। सिस्टम उसे दो ऑप्शन देता है, या तो वो एक नया किंग ऑफ ग्लोरी अकाउंट अनलॉक करे या फिर अपने पहले से अनलॉक्ड अकाउंट्स के साथ लिंक लेवल अपग्रेड करे। थोड़ा सोचने के बाद हाउ फैसला करता है कि वो अपने सारे पॉइंट्स क्रिम्सन फ्लेम एम्परर के साथ अपना लिंक लेवल अपग्रेड करने में इस्तेमाल करेगा। इससे उसे नई स्किल्स अनलॉक करने का मौका मिल जाता है और साथ ही उसकी ओवरऑल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउ लेवल 18 के हॉर्स बीस्ट से लड़कर एक टीचर और 2 स्टूडेंट्स को सुरक्षित बचा लेता है। उसके बाद वो कलेक्शन रूम की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई मौजूद है। कलेक्शन रूम के अंदर जो शख्स छुपा हुआ होता है वो एक स्टूडेंट होती है जिसका नाम श्रेय है होता है। वो इस पूरे भगदड़ को एक मौके के तौर पर देखती है ताकि स्कूल के रखे हुए ट्रेजर चुरा सके। जब उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो तुरंत छुप जाती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि सामने हाउ है तो वो बिना सोचे समझे उस पर आइस प्रोजेक्टाइल से अटैक कर देती है, जिससे हाउ आसानी से डॉज कर देता है। हाउ को समझ नहीं आता कि जब बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तब ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। श्वेय उसे अपने काम से काम रखने को कहती है और जब हाउ बोलता है कि वो यहाँ लोगों की मदद करने आया है तो वो इस बात पर गुस्सा हो जाती है। गुस्से में आकर वो उस पर और भी आइस अटैक्स करने लगती है। अब हाउ को शक होने लगता है कि कहीं इस बीस्ट अटैक के पीछे इसी का हाथ तो नहीं। वो ये भी समझ जाता है कि श्वेय अपना असली लेवल छुपा रही है क्योंकि वो दिखने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। वो साफ मना कर देती है कि उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है और धीरे धीरे दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक एक लेवल 45 का बहुत बड़ा गोरिल्ला वहाँ पर गिरता है और उन दोनों के बीच की सिचुएशन को तोड़ देता है और श्रेय को जमीन पर गिरा देता है। क्रिएचर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर हाउ उसकी जान बचा लेता है। श्वेय उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन साथ ही हाउ को वार्न करती है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि उसके हिसाब से हाउ इस मॉन्स्टर के सामने बहुत कमजोर है। हाउ उसे शांति से बताता है कि वो भी अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा रहा था और फिर उसे एक रिकवरी पोशन दे देता है ताकि उसकी एनर्जी वापस आ सके। मॉन्स्टर के पहले ही अटैक से हाउ समझ जाता है कि इस क्रिएचर को हराने में उसे श्वेय के साथ मिलकर फाइट करनी पड़ेगी। गोरिल्ला इस बात से बहुत बुरी तरह गुस्सा हो जाता है कि सिर्फ इंसान होते हुए भी ये दोनों उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। इसी के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों मिलकर काफी अच्छी टीम बन जाते हैं। श्वेय अपनी स्पीड और स्किल्स का यूज करके ऐसी फाइट कर रही होती है जिससे हाउ को डीमन के पीछे से अटैक लैंड करने का चांस मिल जाता है और क्रिएचर की हेल्थ काफी हद तक कम हो जाती है। श्वेय एक अच्छी फाइटर होती है जो बहुत ही ज्यादा लाइट, फास्ट और होशियार भी होती है। सच कहा जाए तो जैसे ही गोरिल्ला फाइट को सीरियसली लेना शुरू करता है तब भी वो दोनों उस पे बुरी तरह हावी पड़ रहे होते हैं। एक समय पर गोरिल्ला हाउ को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर बिल्कुल हल्क की तरह पटकने लगता है, पर हाउ खुद को फ्री कर लेता है और मॉन्स्टर के चेहरे पर एक बहुत ही गंदा और गहरा घाव दे देता है। मॉन्स्टर सिर्फ अकेला ही मरने वाला नहीं था, इसलिए वो अपनी बची हुई हेल्थ को एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्रिस्टल में बदल लेता है, जिससे वो उन दोनों को साथ में उड़ा देने के लिए तैयार होता है। श्वेय तुरंत हाउ को वार्न करती है कि इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है और उन्हें जितना हो सके दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन हाउ भागने वालों में से नहीं होता बल्कि वो क्रिएचर के और भी पास चला जाता है। हाउ उसके साथ एक एपिक क्लोज रेंज फाइट में व्यस्त हो जाता है। श्वेय भी पीछे नहीं रहती, वो मदद के लिए एक बहुत बड़ा आइसिकल शूट करती है जिससे मॉन्स्टर को मजबूरन ब्लॉक करना पड़ता है। हाउ इस परफेक्ट मौके का फायदा उठाते हुए बिना कोई चांस गवाए एक क्लीन और पावरफुल स्लैश से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। उस बीस्ट को यकीन ही नहीं होता कि वो सिर्फ इंसानों के हाथों मारा गया और अपनी आखिरी सांस में वो कसम खाता है कि उनका मास्टर इसका बदला जरूर लेगा। फाइट के बाद हाउ थकान के मारे जमीन पर गिर जाता है और सिस्टम उसे 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने की नोटिफिकेशन देता है। श्वेय आगे बढ़कर उसे उठने में मदद करती है। हाउ उसकी हेल्प को मानता है कि क्रिएचर को हराने में उसका रोल काफी जरूरी था। आखिर में हाउ सुझाव देता है कि दोनों को सेफ जगह की तरफ चलना चाहिए, लेकिन श्वेय बताती है कि उसे किसी प्रोटेक्शन या शेल्टर की जरूरत नहीं है। श्वेय अफसोस जाहिर करती है कि काश वो हाउ से पहले मिल पाती। इतना कहकर वो बस ये उम्मीद करती है कि शायद दोबारा उनकी मुलाकात हो और फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। इस बीच हाउ का एआई रोबोट वहाँ आ जाता है और इंजीनियर
इंजीनियरिंग के काम आने वाले कई सारे आइटम्स कलेक्ट करने लगता है। हाउ थोड़ा सोचता है कि क्या ये सब अपने पास रखना सही रहेगा या नहीं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये सारी चीजें प्रिंसिपल के लिए संभाल कर रखेगा। जब वो कीमती ट्रेजर इकट्ठा कर रहा होता है तब एक अलर्ट आता है जो बताता है कि एक हाई लेवल मॉन्स्टर आ रहा है। हाउ तुरंत अपनी आई ऑफ ट्रुथ एबिलिटी एक्टिवेट करके क्रिएचर का लेवल चेक करता है। जैसे ही वो लेवल देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर लेवल 55 का होता है। तब तक वो क्रिएचर ऑलरेडी वॉल्ट तक पहुंच चुका होता है जहाँ बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स छुपे होते हैं और वो हैवी स्टील डोर को तोड़ने के लिए लगातार मार रहा होता है। वॉल्ट के अंदर फेंग और प्रिंसिपल खड़े होते हैं जो कि दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना फाइट के लिए तैयार थे। फिर भी उनके दिल में यही उम्मीद होती है कि हाउ समय पर उन्हें बचा लेगा। जैसे ही बीस्ट हैवी स्टील डोर तोड़कर अंदर घुसने के लिए अटैक करता है उसी पर हाउ वहां आ जाता है और उस डेडली स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। प्रिंसिपल अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता जब वो देखता है कि सामने वाला मॉन्स्टर लेवल 55 का है। क्रिएचर भी जैसे हाउ को देखकर रुक सा जाता है क्योंकि उसे उसके अंदर से एक जानी पहचानी एनर्जी महसूस होती है, बिल्कुल उस औरत जैसे जिससे वो पास्ट में लड़ चुका था। ये शायद वही मॉन्स्टर होता है जिसे कभी हाउ की माँ ने हराने की कोशिश की थी। लड़ाई तब शुरू होती है जब हाउ पूरी ताकत लगाकर उस क्रिएचर को पीछे धकेल देता है, लेकिन मॉन्स्टर साफ साफ इंसानों को सीरियसली नहीं ले रहा होता। हाउ समझ जाता है कि इस फाइट में उसे अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। वो तेजी से आगे बढ़ता है और एक फ्लेम ब्लेड अटैक यूज करता है जो इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर का एक हाथ ही काट देता है। बीस्ट भी तुरंत पलटवार करने की कोशिश करता है लेकिन हाउ सही समय पर उसे टाल लेता है। फिर भी उसके हाथ पर एक हल्का सा स्लैश लग जाता है जो इस बात का सिग्नल होता है कि यह फाइट आसान नहीं होने वाली। इस दौरान टियन अपने मास्टर को हील करने के लिए आगे बढ़ती है जबकि फेंग भी हाउ की मदद के लिए शामिल होता है, लेकिन दोनों मिलकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो जोर से पीछे धकेल दिए जाते हैं। यह देखकर क्रिएचर एक कंट्रोल स्पेल एक्टिवेट करता है जो सीधा हाउ के साथियों पर लगता है और उनके बॉडीज का पूरा कंट्रोल उस मॉन्स्टर के हाथ में चला जाता है। हाउ तुरंत अपने एआई रोबोट से पूछता है कि क्या कोई ऐसा आइटम बनाया जा सकता है जो इस कंट्रोल को तोड़ सके। एआई बताता है कि ये मुमकिन है लेकिन इसका उपाय बनाने में थोड़ा समय लगेगा। कंट्रोल की वजह से टियन मजबूरी में खड़ी होती है और मॉन्स्टर के कटे हुए हाथ को पूरी तरह हील कर देती है जिससे उसका वो हाथ दोबारा आ जाता है। उसके बाद फेंग भी बिना कंट्रोल के अपने ही मास्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो इंसेक्ट डीमन हाउ पर एक पावरफुल हिट मारता है। हाउ को समझ आ जाता है कि उसे सिर्फ जिंदा रहना है जब तक एआई एंटी कंट्रोल डिवाइस बनाकर तैयार नहीं कर देता। समय निकालने के लिए हाउ एक मशीन गन समन करता है जिससे डीमन का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। साथ ही वो अपनी पूरी कोशिश से फेंग के अटैक्स को टालते रहता है। फेंग इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि वो जिस लेवल की स्ट्रेंथ तक पहुंच पाया है वो सिर्फ हाउ की वजह से है। वो अपने मास्टर से कहता है कि वो खुद ही उसे खत्म कर दे, लेकिन हाउ किसी भी हाल में अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाने से मना कर देता है। डीमन उन दोनों के बीच के इस इमोशनल पल को बहुत ही फालतू मानता है और फैंग को ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। हाउ तुरंत बीच में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस वजह से वो ओपन हो जाता है और फैंग उसे क्रिटिकल ब्लो मार देता है जो वो अपनी मर्जी के खिलाफ करता है। हाउ तुरंत एक फायर स्पेल इस्तेमाल कर डीमन को पीछे कर देता है, लेकिन कंट्रोल के अंदर आई टीन उसे तुरंत हील कर देती है। तभी एआई रोबोट हाउ को इन्फॉर्म करता है कि एंटी कंट्रोल आइटम आखिरकार तैयार हो चुका है। हाउ बिना देर किए उस आइटम का यूज करता है और फैंग और टियन को कंट्रोल से फ्री कर देता है। क्रिएचर को समझ ही नहीं आता कि हाउ ने उन्हें कैसे आजाद कर लिया। गुस्से में आकर वो कई सारे बीस्ट समन करता है। फैंग उनमें से कुछ को संभाल लेता है, लेकिन जैसे ही हालात और खराब होते हैं टियन तुरंत हाउ को हील करती है, जिससे वो दोबारा खड़ा होकर बाकी लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर पाता है। लेकिन इसकी वजह से हाउ की काफी ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लेवल 55 मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और हाउ को ड्रीम गैस से पॉइजन कर देता है। इसके बाद वो उसे सीधा पेट के जरिए पियर्स कर देता है और साथ ही उसकी एनर्जी खींचने की भी कोशिश करता है ताकि आखिर में उसे पूरी तरह खत्म कर सके। क्रिएचर एक बैरियर बना देता है जिससे कोई और बीच में दखल ना दे पाए। इसी दौरान हाउ एक सपने में चला जाता है जो उसे बिल्कुल असली लगता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को उस वक्त में पाता है जब उसकी माँ जिंदा होती है। हाउ ये मान लेता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब बस एक बुरा सपना था। अपनी माँ को जिंदा देखकर हाउ खुशी से भर जाता है और आंसुओं के साथ उसे जोर से गले लगा लेता है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उसकी माँ का बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा होता है। इस पॉइंट पर हाउ समझ जाता है कि यह सब बस एक इल्यूजन है। अपनी विल पावर और क्लैरिटी का यूज करके वो इस झूठे सपने को तोड़ देता है और होश में वापस आ जाता है। इस
अचीवमेंट के साथ ही सिस्टम रिएक्ट करता है और क्रिम्सन फ्लेम एम्परर की मैक्स आउट फुल पावर को अनलॉक कर देता है। हाउ एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और उसके बाद सीधा मॉन्स्टर पर जवाबी हमला करता है। वो क्रिएचर को इतना जोर से पीछे उड़ा देता है कि साफ पता चल जाता है कि अब पावर के बीच बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। मॉन्स्टर के पास बिल्कुल भी चांस नहीं होता। हम देखते हैं कि हाउ फिर से उसी हाथ को चीर कर अलग कर देता है जो उसने पहले भी काटा था। मरता हुआ क्रिएचर हाउ को बताता है कि उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक वो एक अंडा छोड़ देता है तब तक वो बार बार दोबारा जिंदा होता रहेगा। मरता हुआ क्रिएचर हाउ से वादा करता है कि वो वापस आएगा और उन सबको खत्म करेगा, क्योंकि उन सबके चेहरे उसने अपनी मेमोरी में छाप लिए हैं। लेकिन हाउ उसकी बकवास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो शांत दिमाग से एक नया फ्लेम अटैक तैयार करता है और उसे यूज करके उस इंसेक्ट को बुरी तरह से जलाकर उसका सफाया कर देता है। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हाउ को काफी सारे अचीवमेंट्स मिलते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अब जब सब कुछ शांत हो चुका होता है तो जो स्टूडेंट्स पहले हाउ के बारे में बुरा भला बोल रहे थे वो अपनी आंखों से देख लेते हैं कि वो असल में किस लेवल का मॉन्स्टर है। वो सब अपनी बातें वापस लेते हैं और हाउ से माफी मांगते हैं। साथ ही वो सब उसे एक बार फिर से उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। लेकिन हाउ ज्यादा देर तक इस मूवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर पाता। तभी उसके पास उसकी बहन का एक डिस्टर्बिंग वॉइस कॉल आता है, जिसमें वो उसे बताती है कि मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर रहे हैं। इससे पहले कि हाउ और जानकारी ले पाता, कॉल अचानक कट हो जाता है। इस वक्त दूसरी तरफ हम यूनफे को देखते हैं, जो कि अपने फादर और नाना के साथ एस्केप कर चुकी होती है। उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, जो सब मिलकर एक सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे होते हैं। तभी दूर से मॉन्स्टर बीस्ट का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी के चलते भीड़ में से एक आदमी यूनफे से टकरा जाता है, इससे उसके फादर जमीन पर गिर जाते हैं। यूनफे तुरंत उन्हें उठाती है, लेकिन उसी पल उसके सामने एक लेवल 30 का मॉन्स्टर आ जाता है। यूनफे को पता होता है कि वो इस क्रिएचर के सामने बिल्कुल भी चांस नहीं रखती। फिर भी वो हिम्मत करके अपना मैजिकल बो और एरो समन करती है, ताकि उसे थोड़ी देर रोक सके और नाना उसके फादर को सेफ रख सके। लेकिन यूनफे के तीर उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी असर नहीं करते और ये देखकर सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मॉन्स्टर यूनफे को खत्म करने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर उसके फादर आगे बढ़कर हमला अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों की जान बच जाती है जब नाना अचानक ट्रांसफॉर्म होकर एक रॉकेट फायर करती है, जो उस क्रिएचर को वहीं रोक देता है। हालांकि मॉन्स्टर अभी तक खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि ये फाइट काफी इजी होने वाली है, क्योंकि उसकी नजर में नाना सिर्फ एक लो लेवल मैक होती है। लेकिन नाना हवा में उड़ती है और अगले ही पल उस मॉन्स्टर को पूरी तरह तबाह कर देती है। जैसे ही क्रिएचर गिरता है, सिस्टम नाना को अलर्ट देता है कि डीमन को डिफीट करने के बाद उसका लेवल अप हो गया है। नाना खुश हो जाती है, क्योंकि लेवल अप होने का मतलब होता है कि अब उसे इस बॉडी पर और ज्यादा कंट्रोल मिलने वाला था। दूर से और भी क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और नाना उन सबसे लड़ने के आइडिया से एक्साइट हो जाती है। सीन वापस हाउ पर आता है, जो उस जगह पहुंच चुका होता है जहां उसे लगता है कि उसकी फैमिली हो सकती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। ढूंढते हुए उसकी नजर एक सिक्योरिटी टीम की लेडी पर पड़ती है, जो 2 मॉन्स्टर्स के अटैक में फंसी होती है। हाउ थोड़ी दूर से ये सब देखता है और उसे लगता है कि वो लड़की कहीं देखी हुई सी है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि कहां। फिर भी हाउ आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। लड़की अपना नाम क्विन्नू बताती है। हाउ उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, ताकि दोनों मिलकर उसकी फैमिली को ढूंढ सके। लेकिन तभी उनके सामने एक लेवल 30 का मॉन्स्टर आ गिरता है और हाउ तुरंत उससे फाइट में लग जाता है। क्विन्नू थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल होती है, क्योंकि वो अपने मन में सोचती है कि हाउ की पावर हासिल करना कितना अमेजिंग होगा। जैसे ही हाउ मॉन्स्टर को फिनिश करता है, उसे पीछे से एक जोर का अटैक लगता है। जब वो पलट कर देखता है कि उस पर यह हमला किसने किया, तब वो हैरान हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसे उसने अभी बचाया था। क्विन्नू अपने आप को वही सिरिंज इंजेक्ट कर चुकी होती है जो पहले उस डॉक्टर ने यूज की थी। उसकी बॉडी एक स्नेक बीस्ट में बदल जाती है और उसका लेवल सीधा 58 तक पहुंच जाता है। तब सच सामने आता है कि डॉक्टर को बचाने की कोशिश करने वाली वही थी। वो हाउ को बताती है कि जो चीज उसने इंजेक्ट की है वो किसी बीस्ट गॉड का ब्लेसिंग था। उसका असली एम यही होता है कि वो हाउ को अपने मास्टर के लिए सेक्रीफाइस के तौर पर ले जाए। क्विन्नू बिना रुके हाउ पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन हाउ उसके हर एक वार को टाल लेता है।
इसके बाद वो उसे एक इल्यूजन के अंदर फंसा देती है, जहाँ वो हाउ को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उनके साथ ज्वाइन कर ले तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। लेकिन हाउ उसकी बातों से बिल्कुल भी बहकता नहीं। वो अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी का यूज करता है और उस इल्यूजन को तोड़कर बाहर निकल आता है। लगातार फाइट्स की वजह से हाउ की एनर्जी बहुत तेजी से जा रही होती है। युनलू को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो आराम से टाइम पास करना चाहती थी, जब तक हाउ इतना थक ना जाए कि वो फाइट ही ना कर सके। आखिर हाउ के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि उसका अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट कर दिया जाए। सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी कमजोर है कि वो इस फॉर्म में ज्यादा देर तक रह ही नहीं पाएगा, लेकिन हाउ इसे इग्नोर करता है और फिर भी अपनी अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। हाउ की इस जिद को देखकर क्विनलू फैसला करती है कि अब उसे सीधा खत्म कर देना ही बेहतर होगा। हाउ पूरी कोशिश करता है कि टाइम लिमिट के अंदर ही हमला करने के लिए कोई ओपनिंग ढूंढ सके, लेकिन परेशानी ये होती है कि मॉन्स्टर का डिफेंस और अटैक दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मजबूरी में हाउ अपने एआई से पूछता है कि क्या वो इस क्रिएचर की कोई कमजोरी बता सकता है। एआई थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद बताता है कि एक ही मुमकिन तरीका है कि हाउ को उन बहुत जहरीले स्नेक्स को जो क्विनलू की बॉडी से निकल रहे होते हैं उन्हें एक दूसरे को बाइट करवाना पड़ेगा। हाउ उसके मारने वाले इरादे का फायदा उठाता है और अपनी चाल को इस तरह एडजस्ट करता है कि वो जहरीले सांप खुद ही उन्हें बाइट कर ले। पॉइजन तुरंत असर दिखाता है और उसके अंदर का मॉन्स्टर हिस्सा एक ही पल में मर जाता है, लेकिन उसकी इंसानी साइड कुछ पल तक जिंदा रहती है। क्विनलू आंसुओं में टूट जाती है और पूछती है कि क्या सिर्फ ताकतवर बनने की चाह रखना इतनी बड़ी गलती थी। हाउ उसे शांत आवाज में जवाब देता है कि स्ट्रॉन्ग बनना गलत नहीं होता जब तक कोई अपनी इज्जत, अपना वजूद और अपनी सच्चाई पावर के लिए ना बेच दे। क्विनलू दर्द के साथ कहती है कि काश ये डीमंस की आपदा कभी हुई ना होती तो शायद वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती, शादीशुदा बच्चों के साथ, ना कि एक ऐसी सोल्जर जो सिर्फ पावर के पीछे भाग रही थी। ये कहकर वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी सांस टूट जाती है। इसी दौरान एआई रोबोट हाउ को इन्फॉर्म करता है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में न्यूज मिल चुकी है और सब लोग सेफली शेल्टर तक पहुंच चुके हैं। ये सुनकर हाउ को बड़ी राहत मिलती है। साथ ही सिस्टम ये भी बताता है कि फिलहाल सारे पोर्टल्स बंद हो चुके हैं और अब अगले कुछ समय तक कोई नया खतरा आने वाला नहीं है। इन सब के बाद हाउ अपने दिल में कसम खाता है कि वो हमेशा फाइट करेगा और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहेगा ताकि उन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जिनसे वो सच में प्यार करता है।